तीर सैडी की दाहिनी आंख में जोर से घुस गया। उसने अपना हाथ उस पर रखा और दर्द से अपने दांत भींचने लगी। दर्द और भी तीव्र हो गया, जिससे वह चीखने लगी। वेंसी मॉर्ग, जो अपने गोलेम को जादुई घेरे से नियंत्रित कर रहा था, ने चीखें सुनी और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, जिससे वह यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या हो रहा है। चिंतित भाव के साथ वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या पागल सैडी छात्रों के साथ कुछ कर रहा है। वापस उस कमरे में जहां परीक्षा हो रही थी, सभी छात्रों की आंखें आश्चर्य और भय से भरी हुई थीं, जिससे उनके जबड़े खुले रह गए। कुछ ही देर बाद वेंसी मॉर्ग, जो छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंतित था, प्रकट हुआ और उसने बलपूर्वक वह दरवाजा खोला जो पहले बंद लग रहा था। वेंसी मॉर्ग की आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यह देखकर क्रोधित हो गया कि प्रोफेसर सैडी ने दरवाजा भी बंद कर दिया था, और पूछा कि क्या वह फिर से छात्रों के साथ कठोर व्यवहार कर रही है। ट्यूडर, जो उसके बगल में था, चुपचाप देखने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एक बार जब ट्यूडर, बियांका, डोलोएस और प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग कमरे में दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा कि सैडी अपनी आंख में तीर घुसाए हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दर्द और गुस्से से तड़प रही थी। यह दृश्य देखकर सभी लोग बिना यह जाने कि क्या हुआ था, स्तब्ध रह गए। वेंसी मॉर्ग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका ध्यान सैडी पर केंद्रित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह खून बह रही थी, और उसे पता नहीं था कि यह कैसे हुआ। ट्यूडर, जो उसके पीछे था, की निगाहें चिंता से भर गईं जब उसने एक तरफ देखा और कुछ भयानक देखा। उस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर सांचो, सिंक्लेयर और पिग्गी के बेहोश और खून से लथपथ शव थे। यह देखकर ट्यूडर ने एक पल भी संकोच नहीं किया और यह देखने के लिए उनकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया कि वे ठीक हैं या नहीं। प्रोफेसर सैडी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर पड़े थे। हमारा लड़का, जो धनुष पकड़े हुए था, शांत भाव से उनकी ओर चलने लगा। वेंसी मॉर्ग्यू का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसने पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। प्रोफेसर सैडी का गोलेम उनके पीछे खड़ा था। विकार ने मुड़कर एक ईमानदार भाव के साथ समझाया कि परीक्षा के दौरान गोलेम ने उस पर हमला करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया था, इसलिए उसने एक तीर चलाया जो गोलेम को पार करते हुए प्रोफेसर सैडी की आंख में जा लगा। वेंसी मॉर्ग्यू कुछ उलझन में पीछे मुड़ा और चुपचाप गोलेम को देखने लगा। उसे यकीन नहीं था कि विकार की बात पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। उसका ध्यान प्रोफेसर सैडी पर केंद्रित था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कई छात्रों को चोटिल होते देखा था, लेकिन इस बार उसने पहली बार किसी शिक्षक को चोटिल होते देखा था। सैडी की आंखें घृणा से चमक रही थीं। उसने अपने दांत भींच लिए और विकर को ध्यान से देखने लगी। घायल शिक्षिका सैडी थी, इसलिए वेंसी मॉर्ग को नहीं पता था कि इसे कर्म माना जा सकता है या नहीं। विकर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सैडी के सामने खड़ा हो गया, बिना किसी पश्चाताप के भाव से उसे देखता रहा। अंक संकलन पूरा हो गया। आइस कॉर्प्स के क्लास बी से कैडेट न 256 विकर एक हिट, शून्य बचाव और एक महत्वपूर्ण हिट लगाने में कामयाब रहे, जिससे कुल 11 अंक प्राप्त हुए। उन्होंने सांचो, सिंक्लेयर और पिग्गी के घायल और बेहोश शरीरों को इकट्ठा किया। डॉलर्स ने घुटने टेके, अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उनके शरीर के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा प्रकट हुई। उनका ध्यान उन पर केंद्रित था। वह चुपचाप चिंतित भाव से उन्हें देखने लगी। धीरे धीरे उनके घाव भरने लगे। ध्यान से विश्लेषण करने के बाद उसने पाया कि मैना के विपरीत प्रवाह के कारण सिंक्लेयर को आंतरिक चोटें लगी थीं, सांचों के पूरे शरीर पर चोटें आई थीं
और पिग्गी को ऐसा झटका लगा था जिससे उसका जबड़ा चकनाचूर हो गया था। उसने घावों को भरने पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिससे सुनहरी ऊर्जा और अधिक तीव्र हो गई। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि ये चोटें ऐसी नहीं थीं जो परीक्षा देने वाले छात्रों को लगनी चाहिए। चिंतित भाव के साथ ट्यूडर ने संत से पूछा कि क्या सांचो और अन्य ठीक हैं। उसकी आवाज सुनकर डॉलर्स उसकी ओर मुड़े और एक ईमानदार नजर से उल्लेख किया कि ट्यूडर द्वारा उसे जल्दी से बुलाने के कारण सभी अपनी चोटों से ठीक हो जाएंगे और कोई भी बात का प्रभाव नहीं होगा। ट्यूडर के बगल में खड़ी बियांका चुप रही। ट्यूडर उन्हें करीब से देखने के लिए नीचे झुका। वह और बियांका यह देखकर राहत महसूस किए बिना नहीं रह सके कि वे अपने घावों से ठीक होने जा रहे हैं। सेंटेस डॉलर्स खड़ी हो गईं, अपनी मुट्ठी भींच ली और खोई हुई निगाहों से उन पर से मुंह फेर लिया और उस क्षेत्र से दूर जाने लगीं। प्रोफेसर सैडी, जिन्होंने अपनी आंख के घाव पर हाथ रखा था, सीढ़ियों पर बैठीं और अपनी टोपी उतार दी। डॉलर्स उनके पास आईं, अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही शांत तरीके से पूछा कि क्या वह घाव देख सकती हैं। वह सैडी को देखने लगीं और गंभीर भाव से कहा कि जब उनके घाव ठीक हो जाएंगे तो वह छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के लिए छात्र परिषद के समक्ष उनके खिलाफ अनुशासनात्मक शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं। डर महसूस करने के बजाय सैडी के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने पूछा, अगर डॉलर्स प्रतिष्ठित कोवार्डिस परिवार की संत थी? चिंतित निगाहों से डॉलर्स ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाना शुरू किया और घाव को जल्दी से भरने का फैसला किया। लेकिन फिर कुछ हुआ। प्रोफेसर सैडी ने उसकी आंख में घुसा तीर निकाला, जिससे उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर डॉलर्स की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गई। प्रोफेसर सैडी ने तीर को उसके मुंह में डाल दिया और उसकी आंखें द्वेष और उत्तेजना से चमकने लगीं। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने संत की मदद लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर सभी छात्रों को डर और घृणा महसूस होने लगी। जबकि दूसरी तरफ बेंसी मॉर्ग्यू ने उसे गुस्से से घूरना शुरू कर दिया और अपने दांतों को भींच लिया। प्रोफेसर सैडी खड़ी हो गई और अपनी आंख से खून बहने के बावजूद डॉलर्स की ओर पीठ करके चली गई और दूर जाते समय उसने कहा कि अगर वह उसे इसके लिए दंडित करने जा रही है तो वह ऐसा कर सकती है, लेकिन उसे सलाह दी कि उस दिन का इंतजार करना बेहतर होगा जब वह उससे दंड वापस ले लेगी। डॉलर चुपचाप उसे देखने लगे, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा है। सैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि इन दिनों उसे कई चीजें पसंद थीं, जिसमें नाइट ब्लडहाउंड भी शामिल था जिसने साम्राज्य की रात को हिला दिया था। वह विक्कीर के पास से गुजरी, अपना सिर उठाया और एक खुश मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसका नाम विक्कीर है। हमारा लड़का उसकी ओर नहीं मुड़ा और खोए हुए भाव के साथ चुपचाप जमीन को देखने लगा। वह उनसे दूर जाने लगी और एक अभिमानी स्वर में विक्कीर का नाम याद रखने का वादा किया, कसम खाई कि वे फिर मिलेंगे। हमारे लड़के ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें प्रत्याशा से चमकने लगीं। वह उस दिन के आने का इंतजार नहीं कर सकता था। अंत में लंबी मध्यावधि परीक्षा का पर्दा गिरा और परिणाम प्रकाशित हुए, जिससे कई उत्सुक छात्र उन्हें देखने के लिए एकत्र हुए। पहले स्थान पर सिंक्लेयर, दूसरे स्थान पर लेविथान का ग्रैन्यूल, तीसरे पर ट्यूडर, चौथे पर हाईबोरो, पांचवें पर बियांका, छठे पर मिडिलबोरो, सातवें पर सांचो, आठवें पर लोबोरो, विक्कीर 21वें और सबसे आखिर में पिग्गी 199वें स्थान पर थी। जिन छात्रों ने हमले की परीक्षा के दौरान प्रोफेसर सैडी से मुठभेड़ के बाद कई अंक खो दिए थे, वे अन्य प्रोफेसरों की बदौलत इसे फिर से लेने में सक्षम थे। उनमें से सांचो, पिग्गी और सिंक्लेयर सभी खुश थे, और सिंक्लेयर जिनके अंक बहाल हो गए थे, वे पहले वर्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्र बन गए।
हालांकि सभी का ध्यान पहले स्थान पर नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति पर था। तभी एक भूरे बालों वाला छात्र गलियारे से गुजरा। यह देखकर छात्रों में से एक ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और अपनी उंगली से छात्र की ओर इशारा करते हुए और आश्चर्यचकित नजर से पूछा कि क्या वह प्रसिद्ध छात्र है। जब हमारा लड़का गलियारे से नीचे जा रहा था तो सभी का ध्यान उस पर केंद्रित था। अब वह ध्यान का केंद्र था और सभी लड़कियों द्वारा पसंद किया जाता था क्योंकि वह अकेला था जो प्रोफेसर सैडी पर एक प्रभावी प्रहार करने में कामयाब रहा था। इतना ही नहीं, उसने उसकी एक आंख भी नष्ट कर दी थी। डेमन सैडी से उन्हें जो भी आघात मिला था वह अब गायब हो रहा था। हमारे लड़के को आइस लेयर का उपनाम दिया गया था और उसे एक प्रामाणिक नायक माना जाता था। विक्कीर, जो एक हाथ से अपने बैकपैक का पट्टा पकड़े हुए था, ने कोई भावना नहीं दिखाई क्योंकि वह जानता था कि भावनात्मक रूप से कार्य करने की यह कीमत है। एक बार जब वह छात्रों से दूर चला गया तो वह गंभीर हो गया और रात के खूनी कुत्ते की कल्पना करने लगा। दिन के दौरान जीवन केवल रात में उसके जीवन को जारी रखने के लिए मौजूद था और इस कारण से उसने इन मामलों में बहुत अधिक शामिल नहीं होने की कोशिश की। लेकिन जब उसने बच्चों के साथ कूड़े की तरह व्यवहार होते देखा तो उसने बिना सोचे समझे ही ऐसा किया। जब हमारा लड़का विचलित था तो एक लाल बालों वाली लड़की उसके पास आई और अपने बालों को ठीक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और एक घबराए हुए भाव के साथ उसे एक प्रेम पत्र दिया। उसकी आवाज सुनकर विक्कीर अपनी तंद्रा से बाहर आया और अपनी नजर पत्र पर टिका दी। उसी समय एक छात्र उनकी ओर दौड़ने लगा। इससे पहले कि वह पत्र विक्कीर को सौंप पाती, हाइबोरो प्रकट हुआ और गुस्से से भरी नजर से उसने अपने मुंह से पत्र छीन लिया, जिससे विक्कीर और लड़की दोनों ही भ्रमित हो गए। हाइबोरो ने पत्र को कुत्ते की तरह अपने दांतों से फाड़ दिया। मिडलबोरो और लोबोरो भी आए, लड़की के सामने खड़े हो गए और एक तीखे भाव के साथ पूछा कि वह कौन है जो उनका रास्ता रोक रही है, जिससे लड़की को डर लगने लगा। विक्कीर का ध्यान उन पर टिका हुआ था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गई थीं। बास्करविले परिवार के तीनों बच्चों ने विक्कीर को गलियारे से होते हुए ले जाना शुरू किया और लोगों को किनारे धकेलते हुए कहा कि अगर वे उनके रास्ते में आए तो वे चुपचाप गायब हो जाएंगे। यह देखकर सभी छात्र डरे बिना नहीं रह सके। तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे खुद को हीरो समझने लगे और सोचने लगे कि उन्होंने स्थिति को बखूबी संभाला है। हमारा लड़का, जो उनके पीछे चल रहा था, उनके अच्छे काम के लिए उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। विक्कीर न्यूज़पेपर क्लब में गया। उसने दरवाजा खोला और आत्मविश्वास से भरा अपना बैकपैक उतार दिया। उसने सावधानी बरतने और अपने दिन को प्रभावित न होने देने का फैसला किया। जब उसने आगे देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके सामने डोलोरेस बैठी थी और अखबार पढ़ रही थी, जबकि सूरज की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। वह चुपचाप ध्यान से पढ़ने लगी। वह पढ़ने में इतनी व्यस्त थी कि उसे विक्कीर की उपस्थिति का पता ही नहीं चला। वह कुर्सी पर बैठ गया और आश्चर्य से पूछा कि वह क्या पढ़ रही थी जो इस तरह भौहें सिकोड़ रही थी। उसकी आवाज सुनकर वह अपनी तंद्रा से बाहर आई और कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस करने लगी और शर्माने लगी। उसने अखबार पढ़ना बंद कर दिया और उत्सुकता से पूछा कि विक्कीर कब आया था। हमारा लड़का कुर्सी पर बैठ गया और शांति से बताया कि अभी जब वह आया था तो उसे हमारे लड़के की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ था। विक्कीर ने पूछा कि क्या नाइट हाउंड के बारे में कोई लेख है। उसने अखबार को मेज पर छोड़ दिया, उसके ऊपर अपने हाथ रखे और बताया कि उसने शाही राजधानी के स्मारक केंद्रीय घंटाघर को नष्ट कर दिया था और शाही स्मारक को नुकसान पहुंचाया था
और कहा गया था कि यह सब नाइट हाउंड ने किया था। उसकी आंखें उदासी से चमक रही थीं। उसने समझाया कि कोई भौतिक सबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि ये सभी मामले नाइट हाउंड द्वारा किए गए थे। लोगों की उसके बारे में धारणा अजीब थी। यह सुनकर विक्की उत्सुक हो गया और उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। यह तथ्य कि कोई था जो उस पर विश्वास करता था, उससे कहीं अधिक आरामदायक था जितना उसने सोचा था। उसने अखबार लिया और शांत भाव से चुपचाप पढ़ना शुरू कर दिया। घंटाघर एक इमारत थी जो शांति और व्यवस्था का प्रतीक थी, और शाही राजधानी में रहने वाले लोग इसे दिन में कम से कम एक बार देखते थे, यह मानते हुए कि उन्होंने एक शहर के प्रतीक को नष्ट कर दिया था। हमारा लड़का इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके मन में समाज के प्रति बहुत सारी शिकायतें थीं, यह महसूस करते हुए कि यह व्यक्ति शायद दूसरों के कामों का पालन नहीं कर रहा है। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। वह सिंडी वेडी की कल्पना करने लगा, जिसका हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे था। वह वास्तविक स्मृति के बारे में सोचने लगा। कल उसे उससे जो जानकारी मिली थी, उसमें कहा गया था कि उनके मुखबिरों के बीच संपर्क टूट गया था, जो कुछ संदिग्ध था। विक्कीर ने अपना सिर अपने हाथों में टिका लिया और चुपचाप सोचने लगा। डॉलर ने फिर से अखबार उठाया और उसे एक बार फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। विक्कीर जानता था कि उसे तांबे के ढक्कन साफ करने होंगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे जांच करनी चाहिए या नहीं। कई घंटे बाद रात हो गई और बूट पहने हुए कोई व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा था। यह विक्कीर था जो रात के खूनी कुत्ते के रूप में प्रच्छन्न था। वह उस स्थान पर आया था जहां शाही स्मारक स्थित था। उसकी नज़र स्मारक पर टिकी हुई थी क्योंकि यह एक साझा कब्रिस्तान था जहां साम्राज्य के नायक लेटे थे। यह स्थान दीवारों से सुरक्षित था। शांति से सोचने के बाद विक्कीर को याद आया कि 9वीं लाश डेंटालियन इंडुलगेंसिया अनाथालय के पास छिपी हुई थी, इसलिए वह जांच के बाद पुष्टि कर सकता था कि यह संयोग था या नहीं। स्मारक के प्रवेश द्वार पर एक चांदी का क्रॉस था जिसे विक्कीर ने चुपचाप उत्सुकता से देखना शुरू किया। वह जमीन पर बैठ गया और एक कब्र के पत्थर पर अपनी पीठ टिका दी, और जब चांद उस क्षेत्र को रोशन कर रहा था, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि सिंडेविंडी के मुखबिर क्यों गायब हो गए थे। वास्तविकता यह थी कि कब्रिस्तान लाशों से भरा था, जिसका जोखिम रेटिंग सी था, आकार 1 था। 7M ये लाशें महाद्वीप में निवास करती थीं और उन्हें सड़े हुए के रूप में जाना जाता था। वे आम लाशें थीं जिन्हें कब्रों, युद्ध के मैदानों, परित्यक्त घरों, सीवर सिस्टम आदि जैसी जगहों पर देखा जा सकता था। एक लाश ने अपना मुंह खोला और दहाड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसे पक्का पता नहीं था कि इन लोगों ने जिंदा रहते हुए ज़ॉम्बी बनने के लिए क्या किया था, लेकिन उसे पता था कि उनमें से कुछ सिंडेविडी के मुखबिर थे। विक्कीर ने अपनी पीठ पर रखा हथियार पकड़ा और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने अनुबिस का इस्तेमाल करने का फैसला किया क्योंकि पिछली बार उसने इसका इस्तेमाल काफी समय पहले किया था। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए विक्कीर ने हथियार खोलना शुरू किया। यह हथियार अच्छा था क्योंकि यह पोर्टेबल और ले जाने में आसान था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एयोन ने उसे ऐसा हथियार दिया है। उसने अपना धनुष निकाला और एक तीक्ष्ण नज़र से एक मन बाण चलाने के लिए तैयार हो गया। सटीकता के साथ हमारे लड़के ने ज़ॉम्बी के सिर पर निशाना साधा और बिना ज्यादा कठिनाई के 3 को मार गिराया। जब लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं, तो उसने चलना शुरू किया और बताया कि यह उस तीर की तुलना में एक अलग स्तर पर था जो उन्होंने मध्यावधि परीक्षाओं के दौरान दिया था। यह झूठ था जब लोग कहते थे कि मास्टर अपने पसंदीदा हथियार के साथ मांग नहीं करते थे। उस समय हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। यह महसूस करते ही विक्कीर वहीं रुक गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
उसका ध्यान एक तरफ लगा हुआ था। यह निश्चित रूप से किसी राक्षस की गंध थी, लेकिन सामान्य राक्षसों की तुलना में गंध बहुत ही कम थी, मानो उसके बेहद अनोखे स्टेंट को किसी चीज से पतला किया जा रहा हो। बिना समय बर्बाद किए विक्कीर पूरी गति से गंध के निशान का पीछा करने लगा। गंध इंडुल्ज की दिशा से आ रही थी। एनसीआई अनाथालय। तो वहां कुछ था। अनाथालय में किसी ने जमीन पर एक जादुई घेरा बनाया। यह खोपड़ी का मुखौटा पहने एक महिला थी। उसने जादुई घेरे की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसमें से घातक ऊर्जा निकली। तभी जादुई घेरे से लाल बालों वाला कोई व्यक्ति निकलने लगा। यह एक महिला थी। मुखौटा पहने महिला ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाल बालों वाली लड़की की आंखें थकान से भरी हुई थीं। नकाबपोश महिला को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा चोर दंतालियन से चोरी करने की हिम्मत कर सकता है। उसने लड़की को गले लगाया और एक ईमानदार नजर से रोज से उसे फिर से खोने के लिए माफी मांगी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने फुसफुसाते हुए वादा किया कि वह उन्हें अपने प्रियजनों को नहीं छीनने देगी। मवेशियों और जानवरों की भीड़ का सफाया करने की कसम खा रही थी। वह 8वीं कॉर्प की शेर थी। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें इस और वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।